अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब खैरियत से? लड़के सो रहे हैं अभी से? कौन सो रहा है? जाग जाओ भाई जल्दी। अच्छा, तो असाइनमेंट मिल गया सबको भाई नया? समझ में आ गया सब? तो समझने वाली क्या बात है इसमें? मैंने एक लिंक दिया हुआ है आपको, बस वो बनाना है। इसमें समझने वाली क्या बात है वो बताओ मुझे। देखा नहीं? क्या नहीं हो रहा? ये सारे लगे हुए हैं भाई देखने में। देख रहे हो, ये सब आ रहे हैं, देख रहे हैं। लॉग इन कर लेना भाई फिग्मा पे ना, अपना अकाउंट बना लेना सब। अच्छा जी, तो लॉग इन कर लेते हैं। हाँ सेम ही है ज्यादातर, लेकिन फिग्मा जो है ना वो सिर्फ यूआई यूएक्स स्पेसिफिक है। इससे वैसे लोग दूसरी चीजें भी बना ही लेते हैं, लोगो वगैरह या डिजाइन दूसरे से। तो देखें, जब आप लॉग इन करेंगे ना तो ये स्क्रीन आएगी आपके पास। ये मैंने आपको बनाने के लिए दिया है। ठीक है, जो कि बहुत आसान है। ये मुश्किल नहीं है। बस आसान इस वजह से दिया है क्योंकि आप उसको ना, इस तरह ये मोबाइल का भी दिया है मैंने कि रिस्पॉन्सिव कर सके आप उसको ऐसे। मोबाइल पे ये आना चाहिए पूरा। और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है इसको इग्नोर कर देना आखिर में। और वेब पे जो है ना वो ऐसा आना चाहिए जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डिजाइन है। थोड़ा सा फिग्मा यूज करना मैं बता दूं, मैं जैसे ये लोगो है। अगर आपने ये उठाना है तो आपने इसको सेलेक्ट किया। राइट साइड पे आप देखेंगे जो लेफ्ट साइड बार राइट साइड बार है उस पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। स्क्रीन नहीं आ रही? शेयर तो की हुई है। सही भाई, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। क्या ऑफ हुई हुई है या ऑन है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ये लेफ्ट साइड वाली चल रही है। इसमें क्या मसला हो गया भाई? चल गया? अच्छा, ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे जाके आप ये इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छा प्रीव्यू देख लिएगा। अभी ये सही एक्सपोर्ट नहीं हुआ, देखिए इसने पूरी फिग्मा फाइल उठा दी। दोबारा से आके आप लोगों को सेलेक्ट करेंगे और फिर एक्सपोर्ट पे जाएंगे, फिर इसको प्लस दबा के प्रीव्यू प्रीव्यू करेंगे तो देखिए लोगो सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे सिलेक्शन आनी चाहिए, पहले ये देख लिएगा। और उसके बाद आप आपसे पूछ रहा है कौन से फॉर्मेट में चाहिए, पीएनजी में चाहिए, जेपीजी में चाहिए, एसवीजी में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए। तो पीएनजी डिफॉल्ट है तो पीएनजी में ही लेते हैं हम ज्यादातर ना, तो इसको एक्सपोर्ट करेंगे और आपके पास इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। देखें, ये आ गया आपके पास इमेज। सेट है भाई? तो इस तरह कोई भी इमेज आपको करनी हो, जैसे ये पूरी बड़ी इमेज है, इसको सेलेक्ट किया, प्रीव्यू किया, देखें पूरी सेलेक्ट हो गई। एक्सपोर्ट किया तो ये डाउनलोड हो गई। तो इसी तरह से क्लाइंट का काम भी होता है भाई। क्लाइंट आपको ये डिजाइन प्रोवाइड करता है और आप उससे ये नहीं बोल देना कि भाई मुझे एसिड्स दो। एसिड्स इसी से डेवलपर का काम होता है निकालना। सही है भाई? और जहां लगता है कि यार नहीं, ये एसिड जो है ना अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लर आ रहा है या जो भी इसके पिक्सल फट रहा है, मुझे हाई क्वालिटी चाहिए लोगो वगैरह, तो फिर हम क्लाइंट को बोलते हैं और फिर डिजाइनर से वो हाई क्वालिटी के अंदर लेके देता है हमें। फॉन्ट ये मेरे ख्याल से खुद बता रहा होगा, प्रॉपर्टीज में आके आप देखें, फॉन्ट फैमिली वगैरह ये बता रहा होगा। फॉन्ट ये आ गया देखें, गिलरोय करके कुछ है। ठीक है, सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज भी बताता है ये। देखें जैसे मैंने ये, अच्छा ये देखें बड़ी वाली हेडिंग मैंने सेलेक्ट की। ये बोल रहा है इसका फॉन्ट वेट जो है ना वो 800 है, साइज इसका ये है फॉन्ट का, लाइन हाइट इस पे ये यूज हुई हुई है। अगर आप इसको सेलेक्ट करें, देखिए इसका कलर आ रहा है, ये कौन सा कलर है।
और ये रेडियस भी बता रहा है कि 10 px का इस पे रेडियस अप्लाई हुआ है। तो यहाँ से ना आप थोड़ी बहुत CSS की चीजें भी देख सकते हैं। इसकी हाइट और विड्थ भी बता रहे हैं, लेकिन विड्थ जो अपने हिसाब से बनानी है। अगर हम इस पे जाएंगे ना तो फिर हम रिस्पॉन्सिव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो विड्थ वगैरह जो भी है वो अपने हिसाब से रखना है आपको। ठीक है, इसमें और कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, ये स्टैटिक बना दिएगा, ये हटा दे, ये स्लाइडर नहीं है। सही है, स्लाइडर नहीं है, इसको आप बना दिएगा क्या, स्टैटिक बना दिएगा। सही है, स्लाइडर को इग्नोर करके सिर्फ एक स्टैटिक इमेज आ जाए। अच्छा, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुश्किल हो। ठीक है, आसान है और बहुत छोटा सा भी है। कोशिश करके ना बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट बनाना है आपने। सर एक चीज होता है, जैसे ऊपर लिखा हुआ डाउनलोड ऐप, जो ये टॉप पर है, अगर हमारे पास इस तरह का हो तो हम इसमें VR यूज करके लाइन ब्रेक करेंगे या इसको विड्थ बढ़ाते जाएंगे या इसको बढ़ाएंगे ताकि भाई रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लाइंट बोलता है अगर मुझे यही चाहिए जो लिखा हुआ है तो लाइन ब्रेक करेंगे, वरना हो सकता है आपके पास जो स्क्रीन हो उस पर डाउनलोड ऐप और सेव ऊपर आ रहा हो, सेव मनी ऊपर आ रहा हो, या ऐप भी नीचे जा रहा हो, तो उसका कोई मसला नहीं होता। अगर रिक्वायरमेंट में यही है कि नहीं डाउनलोड ऐप पहले आए और सेव मनी नीचे आए, तो फिर आप लाइन ब्रेक कर दो, मसला नहीं है। सेट है भाई? तो कब तक बन जाएगा ये? आज जो है 2 अगस्त है, 2 बजे तक बन जाएगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मंडे। ठीक है, तो ड्यू डेट में कर रहा हूँ इसकी मंडे की। ट्यूसडे तो क्लास नहीं होती ना, मंडे क्लास होती है। इजी है, बन जाएगा। इसके बाद एक और भी है, दूसरी वाली वेबसाइट का इसके बाद 4 और है। दूसरी वाली वेबसाइट का नहीं डाला, दूसरी वाली वेबसाइट का नहीं डाला इसमें। वो तो आपके ऊपर है ना भाई। दूसरा जो असाइनमेंट मिला हुआ है उसका मैंने क्या बोला है बन गया। कि आपको अपने दिमाग से बनाना है उसको। कोई भी एक बिजनेस ले लें और अपने माइंड से सोच के सर्च करके जो समझ में आए वो बना दे। दूसरे वाला असाइनमेंट जो है मल्टीपल बना दे, फ्रंट बना दे, जो आपको इजी रहे। ठीक है, हाँ मतलब वो टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या बना रहे हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा इसी तरीके से फिग्मा डिजाइन में आपको 4-5 और दे दूंगा। तो आप जब ये सब बना लेंगे ना तो फिर आपका जो है CSS वगैरह एक अच्छा हो जाएगा। सही है भाई सब? तो अब हम शुरू करते हैं जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, जावा गेटअप पहले बता दें। जावा स्क्रिप्ट, हाँ भाई, जावा स्क्रिप्ट वाले हाथ उठाए। कौन कौन बोलता है पहले जावा स्क्रिप्ट? कौन बोलता है पहले गिटहब देख लें थोड़ा? जावा स्क्रिप्ट वाले ज्यादा है। गिटहब खत्म तो नहीं हो सकता गिटहब में, क्योंकि काफी कुछ और भी पड़ा हुआ है। तो जावा स्क्रिप्ट पे आते हैं अभी। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके हम गिटहब जो है ना देखते रहेंगे साथ साथ। अभी जो है ना गिटहब डेस्कटॉप आपको अच्छा आता है मेरे ख्याल से, तो वो यूज कर सकते हैं। टीम के लिहाज से ना, हाँ, अच्छा चले गिटहब देख लेते हैं टीम के लिहाज से, क्योंकि आप लोग काम भी कर रहे हैं ना ग्रुप्स में। जी बोले। स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? आ गई? नहीं आई? क्यों नहीं आ रही है? नहीं यार, ये पीछे वाली स्क्रीन नहीं चल रही है। पीछे वाली ना एक स्क्रीन नहीं चल रही है ऑलरेडी। या आप लोग कुछ नहीं करें, मैंने बोला है वो आके देख लेंगे खुद से। ये वाली चल रही है ना, लेफ्ट वाली? लेफ्ट वाली चल रही है स्क्रीन?
सही है। चल गई, वो भी चल गई। चल गई। ये तो हुई भी थी। चल गई भाई। आते ही चल गई। अच्छा जी, तो क्या कर रहे थे हम? टीम वर्क करना है। तो हम बनाते हैं, ये समझे, ये वाला प्रोजेक्ट। क्या नाम था इसका? टेढ़े, ओ टेढ़े, या सिर्फ टेढ़े? तेरे ऐप। सही है भाई। अच्छा अच्छा, ने प्राइवेट रख दें या पब्लिक रख दें, एक ही बात है, प्राइवेट रखते हैं इसको, सही है। और रीडमी वगैरह जो है ना, अभी भले ना डालें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्रिएट रेपोजिटरी कर ली हमने। रिकॉर्डिंग ऑन थी, है। रिकॉर्डिंग ऑन थी और है। अच्छा जी, अब क्या करना है? टीम में कौन कौन है भाई मेरी? किसको अच्छा गिटहब आता है? किसी को नहीं? चलो जैन भाई को डाल देते हैं। यही है। अच्छा जी, देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले रेपो बनाई, और उसके बाद जैन भाई को एज अ कोलैबोरेटर उसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेंडिंग इनवाइट। तो जैन भाई की ईमेल पे इनवाइट चला गया कि भाई गौस अहमद ने आपको इस रेपो के ऊपर एज अ कोलैबोरेटर ऐड किया है, ठीक है। तो जब जैन भाई इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये रेपो जो है ना, वो इनके पास भी नजर आएंगी, सही है। लेकिन अभी कुछ भी नजर नहीं आएगा, अभी एम्प्टी नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं, मेरा ये काम है कि एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बनाना। मतलब एक होगा टीम लीडर, वो बोलेगा यार गौस अहमद का काम है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बनाना, और जैन का काम है स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल बनाना। सही है भाई। दोनों का अलग अलग काम है, बोला दोनों करके पुश करो। अच्छा, क्योंकि ये फाइल दोनों अलग अलग है, तो इसमें कोई इतना ज्यादा मसला आ नहीं सकता। तो पहले ये चीज देखते हैं, फिर दूसरे पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है एक फोल्डर। अच्छा, पहले जो है ना, मुझे काम करना होगा, क्योंकि अभी तक गिटहब के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, एम्प्टी है। तो पहले गौस अहमद को भी नहीं, ना जैन को, सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा, जो लीड कर रहा होगा, वो प्रोजेक्ट का इनिशियल स्ट्रक्चर बना के रख देगा, ठीक है, गिटहब के ऊपर। कैसे रखेगा भाई? कि वो बोलेगा कि भाई हमारे पास एक वेबसाइट होगी जिसमें, ठीक है, आज का फोल्डर बना लिया, और इसको हम खोलते हैं वीएस कोड में। अच्छा, अभी वो वाला काम नहीं है, वो काम अभी हम हटा रहे हैं कि यार मुझे इंडेक्स की फाइल बनानी है और जैन भाई को सीएसएस की। अभी काम कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर, वो जो है ना, इंडेक्स की फाइल भी बना दी उसने, और स्टाइल की फाइल भी बना दी, और बेसिक स्ट्रक्चर भी बना दिया, सही है।
और CSS की फाइल को HTML के साथ लिंक भी कर दिया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम हो गया। अच्छा, आप कमांड लाइन के थ्रू करें या फिर गिटहब डेस्कटॉप? गिटहब डेस्कटॉप से कर लें, कमांड से कर लो, वो भी सीख जाएगा। कमांड से कर लें तो चलो। अच्छा, गिट SCM का पता चल गया था? बताया तो था जैन मैंने, क्या हो गया? गिट सोर्स कोड मैनेजमेंट, गिट SCM, ये एक सॉफ्टवेयर है गिट का, जिसको आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं तो फिर गिट आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है प्रोवाइड करता है। मतलब यही असल गिट है जो हम यूज करते हैं अपने पीसी के अंदर। सही है, गिटहब डेस्कटॉप में ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो इस वजह से इसको डाउनलोड करना नहीं पड़ता। तो अगर आप गिटहब डेस्कटॉप के अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करने जाएंगे तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, या ज्यादातर वैसे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो GUI वाले हैं कि जो ऑलरेडी इसको इंटीग्रेटेड दे रहे हैं, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी हम कोई किसी GUI पे नहीं जा रहे, हम चाह रहे हैं इसको यार खुद करें कमांड लाइन के थ्रू, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी गिट की। ठीक है, तो गिट डाउनलोड करने के लिए आप आ जाएंगे git-scm.com पे। सही है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेंगे। जब इंस्टॉल करेंगे तो जो आपसे वो पूछे नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, जो भी वो अपनी डिफॉल्ट लोकेशन वगैरह बताए उस पर उसको इंस्टॉल कर देना है। कर लेंगे भाई सब? अच्छा, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद वैसे तो जैसे आप राइट क्लिक करेंगे कहीं पर भी बाय डिफॉल्ट भी वो ऐड हो जाता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, CMD खोल के अपने पीसी में, यहाँ पे अगर आप गिट लिख दें, गिट वर्जन बताता है, देखें गिट डैश डैश वर्जन आपने लिखना है, ये बता देगा कि आपके पीसी में गिट का ये वाला वर्जन हुआ हुआ है। सही है। अच्छा, अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो ये आपको नहीं बताएगा वर्जन। अच्छा, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अनइंस्टॉल कर दें और फिर दोबारा इंस्टॉल करके दिखा दें आपको। कहाँ से होगा इंस्टॉल? इसमें जाए, स्मॉल करो। अच्छा, क्या, ठीक, सही है, अनइंस्टॉल प्रोग्राम में आ गया और इसमें से हम गिट कोड आ रहा है, नजर आ रहा है गिट, इसको कर दिया हमने अनइंस्टॉल। ठीक है भाई, यस। अच्छा, अनइंस्टॉल होने के बाद इसको पूछते हैं अब वर्जन के भाई अभी भी है क्या नहीं। तो अब ये क्या बोल रहा है, गिट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, गिट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है क्योंकि हमने अनइंस्टॉल कर दिया है। अच्छा, अब इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, मेरे ख्याल से ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है सिस्टम में, तो हम डाउनलोड्स के फोल्डर में आ जाते हैं। डाउनलोड किया था गिट हमने, ये रहा। ठीक है, मैं दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा, ये पड़ा हुआ इसका सेटअप, ये पड़ा हुआ, इसको हम यहाँ से खोलते हैं और रन करने के बाद जो जो ये हमसे बोलेगा इसको नेक्स्ट 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 करते जाएंगे। सही है भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट। ठीक है भाई, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना है आपने इतना खास, तो सिर्फ नेक्स्ट कर देना है, इसको भी ऐसे ही रहने देना है। ठीक है भाई, देखिए काफी काफी बार इसने आपसे पूछा है, लेकिन मैंने किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ा, मैंने सिर्फ इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। सही है भाई, इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इसके बाद फिर इसका जो वर्जन है वो दोबारा से चेक कर लेंगे कि यार इंस्टॉल हो गया या नहीं। अच्छा, ये भी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है जितना देखने में लग रहा है। आप एक दो बार कर लेंगे इसको ना तो फिर ये आपको आसान लगेगा, आप इसी से करा करेंगे बाद में। वरना काफी सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसमें सबसे आसान और सबसे लाइट वेट जो है वो गिटहब डेस्कटॉप है, और उसमें और भी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं क्योंकि गिटहब का अपना है वो। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि दोबारा से गिट का वर्जन चेक करके, सॉरी कोड डॉट दोबारा खोल दिया हमने, किस पे खोला हुआ था, टर्मिनल बंद कर दिया था, बंद कर दिया हमने मेरे ख्याल से, या यहीं पर ही चेक कर लेते हैं ना। मैंने लिखा गिट डैश डैश वर्जन,
इंटर किया, ठीक है भाई। ये बताते हैं, बता रहा है गिट वर्जन 2.41.0.विंडोज.3, ठीक है भाई। तो ये पूरा इसका वर्जन का कोड है, ये हमें बता रहा है। इसका मतलब गिट जो है वो इंस्टॉल हो गया है। क्लियर है ये चीज? अच्छा अब जो है ना, अच्छा अभी गिटहब को इग्नोर करें, गिटहब है ही नहीं, ठीक है भाई। और जो हमने वो रेपो बनाई है उसको भी इग्नोर कर दें, अभी वो है ही नहीं। अभी हम कर रहे हैं सिर्फ गिट, ठीक है भाई। तो गिट करने के लिए लोकली अपने सिस्टम में गिट को मैनेज करने के लिए, अपना सोर्स कोड मैनेज करवाने के लिए गिट से आप क्या करते हैं, जहां भी आपका सोर्स कोड पड़ा हुआ है, जैसे मेरा ये सोर्स कोड है, इस लोकेशन पे आके आपने सीएमडी खोलना है और यहाँ पे एक कमांड लिखनी है गेट इनिट, ठीक है भाई। तो ये क्या करेगा, गिट को इनिशियलाइज कर देगा आपके इस फोल्डर के अंदर। और जो कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि यार गिट अभी बाहर है क्लास से, जैसे ही मैं गिट इनिट करूंगा गिट आ जाएगा क्लास के अंदर और सबको देखना शुरू कर देगा कि कौन कौन बैठा हुआ है। सही है भाई? तो जैसे ही आप ये बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके फोल्डर में डॉट गिट का फोल्डर बन गया है। अगर ये नजर ना आए तो क्या करना है, व्यू में जाके, शो में जाके हिडन आइटम पे चेक लगा देना है। सेट है भाई? तो अब गिट ने देखना शुरू कर दिया है कि भाई इस फोल्डर में कौन कौन बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि गिट ने देखना शुरू किया या नहीं किया? आप यहाँ पे एक कमांड लिखें गेट स्पेस स्टेटस। देखें स्टेटस के अंदर इसने बताया कि नो कमिट्स येट, अभी कोई कमिट नहीं है। अनट्रैक्ड फाइल्स, 2 फाइल पड़ी हुई है इस फोल्डर के अंदर जो कि रेड कलर में ये आपको दिखा रहा है। एक बोल रहा है ये index.html है और एक बोल रहा है ये style.css है। सही है? अच्छा अभी इसने 2 फाइल देखी यहाँ पे। अगर मैं VS कोड बंद कर दिया, बल्कि खुला हुआ है। अगर मैं एक और फाइल बना दूं, मैंने कहा home.html, तो और दोबारा से git status बोलो, सेट है भाई? अभी ये क्या बोल रहा है कि इस फोल्डर में 3 फाइल पड़ी हुई है। अभी ये सिर्फ देख रहा है, गेट अभी सिर्फ क्लास में आया है और सबको देख रहा है कि कौन कौन है। अच्छा अब ये बोल रहा है कि यार मैंने देख तो लिया कि कौन कौन है फोल्डर के अंदर। अगर आपने नोट करवा लेना कि नोट कर लूं मैं, हाँ भाई सबका जो नेम है वो मैंने नोट कर लिया कि कौन कौन था, तो उसके लिए आप एक कमांड लिखो गेट ऐड और फाइल का नेम, ठीक है भाई। तो एक एक फाइल का नेम लिखने से अच्छा है सीएमडी के अंदर डॉट लगाने से होता ये है कि फोल्डर में जितना कुछ पड़ा हुआ है सारा उठा लेता है डॉट। तो मैंने इसको बोला गिट ऐड डॉट, इसका मतलब इस फोल्डर में जो कुछ पड़ा है वो सब नोट कर लो, उसको ट्रैक करना शुरू कर दो। सर ऐड के बाद स्पेस देना है। स्पेस देना है। गिट ऐड डॉट, डॉट का मतलब क्या है कि सब उठा लो जितना इस करंट डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है ना। डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी। कौन सी डायरेक्टरी? ये जो मैंने आज की डेट का फोल्डर बनाया हुआ है। इसका मतलब ये इस फोल्डर में जो कुछ पड़ा हुआ है वो सारा देखना शुरू कर दो। मैंने इंटर किया। ये करने के बाद दोबारा से मैंने गेट स्टेटस किया। अब इसने क्या करा, उन तीनों फाइल्स को ग्रीन से दिखा दिया और नोट कर लिया अपने पास। क्लियर है यहाँ तक? ये वही वाली बात हुई कि गिट बाहर था, गिट इनिट लिखा, गिट अंदर आ गया, गिट ने सबको देख लिया कौन कौन है, लेकिन अभी नोट नहीं किया। जैसे गिट ऐड स्पेस डॉट किया, गिट ने सबका नाम नोट कर लिया कि भाई ये भी बैठा हुआ, ये भी बैठा हुआ, ये भी बैठा हुआ। क्लियर है? अच्छा ये हो गया गिट ऐड। अब बोल रहा है कि यार आप ऐड तो करवा दिया, आप मुझे कोई कमेंट बता दो ताकि मैं याद रखूं कि इस दिन इस टाइम पे मैंने इन बंदों का नाम नोट किया था। कमेंट बता दो उसको करके, ठीक है भाई। क्या बता दो कि मैंने इस दिन इस टाइम पे इन इन बंदों का नाम नोट किया था। तो इस चीज के लिए मुझे आप कमिट लिख के बता दो कि हाँ यार ये किया है मैंने। तो कमिट कैसे लिखते हैं? गेट कमिट डैश एम। अच्छा एम का मतलब होता है मैसेज, डैश एम जो लिखा है। और कमिट का मतलब ये होता है कि गिट को हम एक मैसेज दे रहे हैं, क्या नोट कर लो आप, ये चीज नोट कर लो कि आपने इस डेट को इस टाइम पे इन इन बंदों के नाम नोट किए या इन इन फाइलों को ट्रैक किया है। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप अपना जो भी कमेंट है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एडिट HTML एंड CSS फाइल्स, ठीक है, और इंटर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है?
अगर हम इसकी वही वाली एग्जांपल देखें, गिट इनिट अंदर आया, गिट ने सबको वॉच किया, गिट ऐड डॉट सबको नोट कर लिया, गिट कमिट क्या किया, नोट करके साथ में पॉइंट आउट कर दिया कि इस डेट को इस टाइम पे इनको नोट किया है, और एक मैसेज लिख दिया कि भाई ये क्लास वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की है, नोट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? कर लेंगे सब। सर जैसे आपने डॉट का मतलब बताया ना, और डैश का तो मतलब ये है कि हम कोई कमांड देते हैं टर्मिनल को कोई कमांड देते हैं, और इसमें एम का मतलब ये कोई मैसेज दे रहे हैं। तो ये हम अपनी मर्जी से नहीं लिखते, ये जो भी सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे गेट है, ये कमांड गिट ने अपनी तरफ से बना के दी हुई है, ठीक है। ये स्पेसिफिक कोई हमारे सिस्टम की नहीं है ये, ठीक है। गिट ने बना के दी हुई है। गिट बोलता है डैश एम लिखो, मैं समझूंगा आपको मैसेज लिखना है। गिट बोलता है आप डैश कुछ और लिखो, मैं ये समझ जाऊंगा। तो ये गिट ने हमें बना के दी हुई है कमांड्स। गिट इंस्टॉल नहीं किया होगा, वर्जन आ रहा है। गिट गिट एडिट कर दिया क्या? गिट का फोल्डर बन गया? नहीं, कोई इशू किया होगा उन्होंने। दो आ रहे हैं रेड करके, तो ऐड नहीं हुआ हुआ। तो गिट ऐड स्पेस डॉट कर दे, स्पेस नहीं दिया होगा, गिट ऐड ठीक है। डॉट का मतलब ये होता है कि इस फोल्डर में जितना कुछ पड़ा हुआ है वो सारा ट्रैक कर लो। अच्छा, अभी हम कमिट तक पहुंच गए, कमिट कर दिया हमने, ठीक है। अब जो है ना, देखिए हम गिट की हिस्ट्री देखते हैं। अच्छा, गिट हिस्ट्री नहीं, गिट लॉग होता है, लॉग्स होता है, या लॉग नहीं, लॉग्स नहीं, लॉग्स होता है, लॉग होता है बल्कि, गिट लॉग, ठीक है। तो गिट लॉग जैसे मैंने लिखा, तो अभी ये बता रहा है कि इस कमिट का ऑथर है मोहम्मद साद अली, जबकि ये नहीं था, और मैंने इसको बताया भी तो नहीं कि ऑथर कौन है। तो इस वजह से इस सिस्टम में पहले से जो भी ऑथर था वही मेरे इस कमिट का ऑथर बन गया, ठीक है। डेट ये बता रहा है कि इस डेट को इस टाइम पे ये कमिट ऐड किया गया है। कमिट क्या ऐड किया है? एडिट HTML एंड CSS फाइल। देखिए ये वही कुछ है जो आपको गिटहब डेस्कटॉप के अंदर UI पे नजर आ रहा था। वो UI पे नजर आ रहा था, आपकी आसानी के लिए था। इस तरह टर्मिनल पे देखना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अब ये जो मोहम्मद साद अली लिखा हुआ आ रहा है ना, कि इसने ऑथर किसी और को बना दिया, तो इसका क्या सीन था? उस दिन जैन भाई ने आपको बताया था, सर लॉग वैसे करता क्या है? हिस्ट्री हिस्ट्री बताता है। जैसे गिटहब डेस्कटॉप में देखा था आपने, हिस्ट्री का एक टैब था, तो वो तो GUI थी आपके पास, आपने क्लिक किया, देख ली हिस्ट्री। इसमें कमांड की जरूर हिस्ट्री आती है। अच्छा, इसके अलावा अब हमने जो ऑथर है ना, ये चेंज करना है। मैं बोल रहा हूँ यार, मैं काम कर रहा हूँ, जो भी कमिट जाए ना वो मेरे नाम से जाए। अब जैसे बाहर दो बंदे थे, ग्रेनेड करा, एक बंदे को काम दिया गया कि भाई अंदर जाओ, क्लास में देखो कौन कौन है, नोट करके आ जाओ। उसने ये करा और उसका क्रेडिट किसी और ने ले लिया, जो गलत बात है, क्योंकि नोट उसने किया तो नाम भी उसी का जाना चाहिए। तो इस वजह से अब इसमें ऑथर जो है हमने चेंज करना होगा। ऑथर कैसे चेंज करते हैं? गेट कन्फिग, कन्फिग्रेशन गिटहब की, गिट की। अच्छा, गिटहब अभी मेरे गलती से नाम ले दिया, गिटहब अभी तक इग्नोर है, गिटहब है ही नहीं, सही है। गिट कन्फिग डैश डैश ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब ये है कि इस पूरे पीसी में हर जगह ये ऑथर सेट कर देना। अच्छा, पहले से अगर सेट हुआ है तो उसकी कमांड थी, जो कि उस दिन जैन पे चला भी रहे थे, जो आप चल नहीं रही थी, तो देख लेते हैं। लिस्ट होती है ये, जो पुराने वाले ऑथर्स दिखा देती है। देखिए इसने दिखाए तो है काफी सारे, और उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी ये लेके आ गया, ठीक है। तो ये देखिए साद अली वगैरह ये सारे बता रहा है यहाँ पे हमें, ठीक है। और इसकी एग्जिट की कमांड क्या है भाई? Ctrl+X। ये बड़ा मसला है भाई, CLS नहीं होती सर? बाहर निकल जा भाई। चलो खैर है, CLS ये लो ऐसे निकल गया हम बाहर। ये गेट की डायरेक्टरी के अंदर चला दिया है। ये अच्छी कमांड थी बाहर निकलने की। अच्छा, इससे हमने जो उल्टी सीधी कमांड मारी है, इसने एक फाइल बना दी, इसको उड़ा देते हैं, सही है। दोबारा से CMD। अच्छा, अब आपने देखना है यार पहले से कौन रजिस्टर हुआ है ऑथर में, तो आप क्या करेंगे? गेट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम, ये फैच करके ले आएगा यूजर का नेम। तो मोहम्मद साद अली पहले से रजिस्टर्ड है,
इस कंप्यूटर में। अगर आपने इसकी ईमेल देखनी है तो ये इसकी ईमेल है। आप बोलते हैं यार ये नहीं मेरा नाम जाए, मैं ऑथर हूं, तो आप क्या करेंगे, यूजर डॉट नेम में अपना नेम भेज देंगे, ऐसे ही भेजते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें भेज रहा हूँ गौस अहमद अपना नाम, सही है भाई। और यूजर डॉट ईमेल में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखेंगे अपनी ईमेल। ये वो ईमेल होनी चाहिए जो गिटहब के साथ रजिस्टर्ड है। सेट है भाई, ईमेल लिखा, दोबारा फेच करके देखा ईमेल अब मेरी आ गई, और नेम देखा मैंने, नेम भी मेरा आ गया। क्लियर है भाई। लेकिन गिट ने अभी चेंज नहीं किया होगा, क्यों? क्योंकि पहला वाला जो कमिट किया था वो साथ नहीं किया था, क्योंकि ये ऑथर था उस टाइम पे, तो गिट पुरानी हिस्ट्री को चेंज नहीं करेगा। अब जो नया कमिट जाएगा ना वो मेरे नाम से जाएगा। अब जैसे कि मैं एक और फाइल बना दूं, मैं बोलूं भाई about.html, ठीक है। अब दोबारा आके गेट स्टेटस देखो, ये जो गेट स्टेटस है ना, इसमें गिटहब डेस्कटॉप में क्या होता है, स्टेटस वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, वो खुद दिखा देता है, क्या ऐड हुआ क्या डिलीट हुआ वो खुद दिखा देता है। तो मैंने कहा भाई गेट स्टेटस, तो अब ये बता रहे हैं कि यार यहाँ पे एक ही फाइल है जो ट्रैक नहीं है, कौन सी, about.html, जो कि अभी बनाई गई है। अगर आप उसको ट्रैक करना चाह रहे हैं तो गेट ऐड स्पेस डॉट, दोबारा से गेट स्टेटस, ठीक है भाई। अब ग्रीन हो गई, ये ऐड हो गई। अब ये बोल रहा है मैंने नोट तो कर ली फाइल, अब मुझे कोई कमिट भी बताओ कि ताकि मैं इसको हिस्ट्री में सेव करवा दूं जाके। तो मैंने कहा गेट कमिट -m एडिट अबाउट फाइल, ठीक है भाई, और एंटर कर दिया। अब जो कमिट गया होगा वो मेरे नेम से गया होगा, नजर आ रहा है ऊपर भाई। एडिट अबाउट फाइल वाला जो कमिट गया वो मेरे नेम से गया, उस पर डेट वगैरह सब आ रही है। यहां तक क्लियर है? क्या करेंगे, ऑथर का नेम चेंज करने के लिए गेट कॉन्फिग। अच्छा ये जो है ना, जब आप गिटहब की रेपो बनाते हैं ना गिटहब पे जाके, तो वो भी बताता है आपको, देखें बता रहा है नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा शायद ये। चले मैं आपको ना, कमांड का मसला नहीं है, कमांड मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ सारी। गेट इनिट थी पहले इनिशियलाइज करने के लिए, सेट है भाई। फिर क्या था, गेट ऐड फाइल्स ऐड करने के लिए, गेट कमिट जो था वो, अच्छा गेट स्टेटस था स्टेटस मालूम करने के लिए, और गेट कमिट था मैसेज देने के लिए। ठीक है भाई। और 5 पे क्या था, गेट लॉग जो है वो किसके लिए, हिस्ट्री देखने के लिए। 6 पे ऑथर ऐड करने के लिए क्या था, गेट कॉन्फिग -- ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और यहाँ पे आप ऑथर नेम नहीं लिख देगा, अपना नेम लिखिएगा यहाँ पे, सही है। वरना काफी लोग ये जो लिखा हुआ होता है वो लिख देते हैं। ज्यादातर वेबसाइट्स में आपने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ होता है ना, कि इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर। इसका मतलब पता है आपको क्या होता है, कि यहाँ पे आपने ऑथर नेम लिखना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये पूरा कॉपी किया और पेस्ट किया, एंटर कर दिया, फिर चल नहीं ना सर। तो ये चीज जरा देखा करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है ऑथर का नेम, जो भी आपका नेम हो, और इसके साथ साथ आपने 7 पे कमांड चलानी है ईमेल ऐड करने के लिए। ठीक है भाई, ईमेल में जो भी आपकी ईमेल होगी वो लिख देंगे, सही है। ईमेल लिख दो, कभी आप ईमेल ही लिख दें, यहाँ पे जगह नहीं है तो खैर है, चलो समझ जाएंगे ना। ठीक है भाई, ईमेल हो गया। तो अभी तक हमने ये किया है, वो उसकी जरूरत नहीं है, लिस्ट की जरूरत नहीं है, फिर वही आपको बंद करना पड़ जाएगा। अगर आपने पुराना वाला देखना हो ना कि कौन सा ऑथर इसमें रजिस्टर्ड है, तो सिर्फ यहाँ तक कमांड चला दिएगा, सिर्फ यहाँ तक कमांड चला दिएगा, तो पुराना ऑथर लाके दे देगा आपको कि भाई ये रजिस्टर्ड हुआ हुआ इसमें। यहाँ तक क्लियर है भाई?
अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं, टीम वर्क में ब्रांचेस की जरूरत पड़ेगी, इनको पड़ेगी। ब्रांचेस बता दें भाई अभी, क्या छोड़ दें? ब्रांचेस रहने देते हैं अभी, सही है, ब्रांचेस रहने देते हैं। दे देगा जो आपने लिखा है ना, ये दे देगा क्या दे देगा? जो भी आपने note किया। क्लासरूम में डाल। हाँ दे देंगे हम, मसला नहीं है। अच्छा चले ब्रांचेस भी बता ही देते हैं, इतना ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखिए जब टीम वर्क हो रहा है ना, एक तो वर्जन कंट्रोल वाली जो चीज है इसमें, कि वर्जन कंट्रोल करेंगे आप, तो वो किस तरह करेंगे कि भाई मैंने वर्जन 1 बनाया तो उसको साइड पे मैंने एक जगह पे रख दिया कि यार बाद में फिर कभी मैं इसको यूज करूं तो मेरे काम आ जाए। वर्जन 2 आया तो उसको भी मैंने साइड पे रख दिया। तो इस तरह अलग अलग फोल्डर बनाने के बजाय हम लोग गिट यूज करते हैं, तो गिट जो है ना खुद कंट्रोल करता है। गिट हमें ऑप्शन देता है ब्रांचेस का। ब्रांचेस का मतलब वही है कि हर वर्जन का अलग अलग फोल्डर बना दिया, ठीक है। एक इसका ये फायदा है ब्रांचेस का, और दूसरा फायदा ये है कि जब आप टीम वर्क करते हैं ना, तो सब अलग अलग ब्रांच के अंदर काम करते हैं, अलग अलग फोल्डर के अंदर, ठीक है। और जब आप वो सारे फोल्डर मर्ज करते हैं तो उसकी एक मेन ब्रांच होती है कि ये वाली मेन है, ये डिप्लॉय होगी, और आप सब जो काम कर रहे हो ना वो अलग अलग फोल्डर में करो, और फिर वो सारे फोल्डर लाके इस मेन वाले में मर्ज करो, और फिर मेन वाला जो है ये डिप्लॉय होगा। बात समझ में आ गई? एक मेन फोल्डर है, उसमें उसको कोई भी नहीं छेड़ेगा, मेन फोल्डर को, मेन फोल्डर में कोई काम करेगा ही नहीं, ठीक है। सारे मेन से बाहर काम करेंगे और मेन में लाके उसको मर्ज करेंगे, और मेन फोल्डर जो है वो डिप्लॉय हो जाएगा। वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो करेगा, उसको देखेगा, अभी मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये कमिट की आईडी होती है, यूनिक ठीक है, कमिट की यूनिक आईडी होती है, ये गिट बनाता है खुद। अच्छा हेड का मतलब ये होता है कि आपकी करंट ब्रांच, जिस जगह आप करंट जिस जगह पे खड़े हो ना अभी वो। अच्छा अब यहाँ पे आगे गेट ब्रांच लिखे, आप देखिए ब्रांच बताएगा कि अभी कौन सी है। तो ये आपको बोल रहा है मास्टर पे खड़े हो, आप किस पे खड़े हो? मास्टर और मेन ना एक ही चीज है, मास्टर और मेन। गिट ने मास्टर नाम दिया हुआ है, गिटहब ने मास्टर को मेन नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया? मेन। और गिट ने क्या दिया हुआ है? मास्टर। मसला नहीं है, हम चेंज भी कर सकते हैं नेम को। अच्छा अब मैं एक ब्रांच बना रहा हूं, अच्छा क्लियर कर देते हैं, चलो ऊपर आ जाएंगे फिर थोड़ा। क्लियर नहीं होता इसमें, CLS। क्या होता है? सीएलएस होता है, चलो। अच्छा जी क्या था, गेट ब्रांच, और हम बना रहे हैं वर्जन 1, ऐसी बनती है ना। अब हमारे पास दो ब्रांच आ गई, एक है मास्टर और एक है वर्जन 1, v_1। और ये जो ग्रीन हुई हुई ना और स्टैटिक आ रहा है, इसका मतलब ये करंट ब्रांच हमारी मास्टर है। अब मुझे अगर वर्जन 1 के अंदर आना है, अभी मैं किस में खड़ा हूं, अगर मुझे अब वर्जन 1 में आना है तो मैं लिखूंगा गेट चेकआउट और ब्रांच का नाम, ठीक है। तो इसने मैसेज क्या दिया, स्विच टू ब्रांच वर्जन 1। अब दोबारा गेट ब्रांच लिखूं अगर मैं, गेट ब्रांच, तो अब ये कहाँ पे ले गया मुझे, वापसी मास्टर पे जाना हो तो क्या लिखे? जबरदस्त यार, आप तो चीता होगा गेट के, ठीक है भाई मास्टर। तो दोबारा हम चलते हैं किस पे, वर्जन 1 पे, ठीक है भाई। वर्जन 1 पे आ गए, और वर्जन 1 में आके हमने कुछ काम किया। वर्जन 1 में आके मैंने सीएसएस की फाइल बनाई अबाउट के लिए और होम के लिए, ठीक है भाई। और वही गिट स्टेटस लिखा, इसने देख लिया कि भाई दो फाइल ऐड हुई है, मैंने कहा भाई कर दो इनको ऐड, ठीक है। ऐड करके मैंने कहा भाई अब इसको कमिट भी दे दो आप। कमिट में क्या लिखूं भाई, एडिट अबाउट एंड होम सीएसएस, सही है भाई। एंटर किया, कमिट हो गया। अच्छा मैं अगर गिट लॉग लिखूंगा तो सारे दिखा रहा है, लेकिन ये मेरा वाला जो है ना वर्जन 1 वाला, वो सबसे ऊपर दिखा रहा है, और बाकी जो दो है वो मास्टर के दिखा रहा है, सही है।
अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, वापसी मास्टर पे चलता हूँ। सही है, किस पे कैसे जाएंगे, गेट चेकआउट मास्टर। सही है जी। अब जो मैंने फाइल बनाई थी वो कहाँ गई, कहाँ गई भाई, डिलीट हो गई। वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है, वर्जन 1 में पड़ी हुई है। अभी मैं किस में खड़ा हूँ, मास्टर में। तो अगर मुझे वो फाइल वापसी लानी है तो मैं किस में चले आऊं, कैसे, ठीक है भाई। और ये फाइल दोबारा से आ गई। क्लियर है भाई ये चीज, कि आप अगर 1000 ब्रांच बना लें, 1000 ब्रांच भी बनेंगी और सब में अलग अलग काम करें, होगा। सही है भाई। तो इस तरह हम वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 इतनी सारी ब्रांचेस बना लेंगे और सब में काम करेंगे। और अगर टीम वर्क चल रहा है भाई, गॉस को बनाना है हेडर, जैन को बनाना है फुटर, तो मैं एक काम ये करूंगा, मैं बना दूंगा फुटर ब्रांच, जैन बना देगा हेडर ब्रांच, और उस दोनों ब्रांचों में हम हेडर और फुटर ऐड कर देंगे। और फुटर ब्रांच मर्ज होगी फिर मेन में, और हेडर ब्रांच भी मर्ज होगी मेन में। तो दोनों का कोड आ जाएगा किसमें, मेन में। तो अब मर्ज वाला देख ले सीन क्या कैसे होगा। अभी तो इतना कुछ करा भी नहीं, सर के ऊपर से जा रहा है। किस किस के सर के नीचे से जा रहा है, बाकी सबके ऊपर से जा रहा है। चलो ब्रांच छोड़ देते हैं यार, फिर ब्रांच छोड़ देते हैं, पहले ये कर लेंगे। बता दे भाई, जिसके ऊपर से जा रहा है तो खैर है, मसला नहीं है। आप सिर्फ पुश तक रखो गेट को, क्योंकि अभी जो आपका लेवल है ना HTML CSS वाला, तो इसको आप गेट को एज अ ड्राइव यूज करो, इतना काफी है। तो ये इस वजह से बता रहे हैं कि हो सकता है आपको अभी से समझ में आ जाए अच्छा, और आप टीम वर्क गिटहब के ऊपर कर सके। ठीक है। अच्छा अब जो है वर्जन 1 में CSS की 2 फाइलें पड़ी हुई है और मास्टर के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अब मुझे वर्जन 1 को मास्टर में मर्ज करना है। ठीक है भाई, क्या करना है, क्या है भाई मर्ज की, जैन भाई पता है, नहीं गेट मर्ज की है ना, गेट मर्ज मास्टर ऑलरेडी अप टू डेट। हाँ एक काम करते हैं, अभी हम किस पे खड़े हैं, अभी हम खड़े हैं वर्जन 1 पे। तो पहले हम जाएंगे शायद चेकआउट मास्टर, और उसके बाद हम करेंगे गेट मर्ज वर्जन 1। ठीक है, तो इसने मर्ज कर दिया। सही है भाई। अब ये जो 2 फाइलें ये मास्टर में भी आएंगी और उसमें भी आएंगी। अभी मैं किस में खड़ा हूं, देखें मैं गेट ब्रांच किस में खड़ा हूं, नजर आ रही है दोनों फाइल, गेट चेकआउट वर्जन 1 यहाँ पे भी आ रही है। तो वर्जन 1 का जो भी कोड था वो मर्ज हो गया किसमें, मास्टर में। अभी तक जितना भी कुछ किया हमने ये गिट को यूज करके किया, गिटहब पे अभी हम गए नहीं है। गिटहब क्या बोलता है भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्लाउड हूँ, और आपकी गिट की जितनी भी हिस्ट्री है ना, मैं उसको क्लाउड पे मैनेज कर लूंगा, अपने पास रख लूंगा। अभी मैंने जितनी भी ब्रांच बनाई है, जितना भी काम किया है, जितने भी कमिट किए हैं, ये सारा गिटहब पे जाएगा जब हम पुश करेंगे इसको। सही है भाई। अभी तक हम काम कर रहे हैं लोकल पे। अच्छा ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो बोलती है यार हमारा कोड गिटहब पे नहीं जाएगा, हम अपने ऑफिस के अंदर सर्वर बनाएंगे, ठीक है, और उस पे सब रखेंगे, तो फिर गिटहब की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ गिट यूज हो रहा होगा। ठीक है। अगर मैं बोलूँ यार मेरा ये लैपटॉप ऐसा है कि कभी भी इसकी जो हार्ड ड्राइव है वो रिमूव नहीं होगी, डिलीट नहीं होगी, तो मैं इसी में गिट को मैनेज कर लूँ, कोई मसला नहीं है। अगर टीम वर्क नहीं कर रहा, अगर टीम वर्क कर रहा हूँ तो फिर मुझे गिटहब पे भेजना पड़ेगा ताकि दूसरा टीम मेंबर उस कोड को ले और उस पर काम कर सके। सही है भाई। अब हम देखते हैं कि यार अपने इस सारे गिट की हिस्ट्री को गिटहब पे कैसे लेके जाएंगे। सही है। अभी तक सारा कुछ हमने किया वो अपने पीसी में किया, लोकल पीसी में किया। अच्छा मर्ज का समझ में आई है ना, इस तरीके से करते। ठीक है। अच्छा मर्ज का ये होगा कि आपने जैसे वर्जन 1 में कोड था और आपने वर्जन 1 मास्टर में मर्ज करनी है,
या किसी और ब्रांच में मर्ज करनी है, तो पहले आपने उस ब्रांच में जाना होगा मास्टर में, और फिर आपने चले मैं एक और बार बता देता हूँ ये वाला ना। अच्छा, मर्ज इसलिए भी किया जाता है, देखिए अगर आपने फुटर पे काम किया, ठीक है, अगर सरगोश ने फुटर के ऊपर काम किया, मैंने भी फुटर के ऊपर काम कर लिया, अच्छा सेम लाइन ऑफ कोड के ऊपर भी काम कर लिया, ठीक है ना, लाइन नंबर 6 के ऊपर सरगोश ने भी काम किया, लाइन नंबर 6 के ऊपर मैंने भी काम किया, तो जब गिट को जो है ना पता नहीं चलेगा कि काम किसका लेकर आना है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अच्छा, जब हम गिट मर्ज करेंगे ना तो फोर्सफुली नहीं करने देगा उसको, आपसे पूछेगा भाई किसका काम रखना है, सरगोश का काम रखना है या मेरा काम रखना है, तो गिट हम मर्ज इसलिए करते हैं। अच्छा चलिए यही वाली चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ जो मैंने बताई है। अभी मैं किस ब्रांच में खड़ा हूँ, वर्जन 1 में खड़ा हुआ भाई, सही है, और जूम कर दिया मैंने इसको। वर्जन 1 की मैं काम कर रहा हूँ इंडेक्स के अंदर, और मैंने इसमें ऐड किया, बल्कि क्लास से आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसको, क्लास हेडर, और इसके अंदर हम एक h1 के हेडिंग बना देते हैं, बोलते हैं हमारा हेडर है। सेट है भाई, मैंने हेडर ऐड कर दिया वर्जन 1 में, और वर्जन 1 से इसको ऐड किया और कमिट किया। मैंने कहा भाई एडिट हेडर, सेट है भाई। अब मैं जा रहा हूँ गेट चेकआउट मास्टर, यहाँ हेडर होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो वर्जन 1 में पड़ा हुआ है। अच्छा अभी मैं मर्ज नहीं कर रहा, अभी मैं, मेरी ब्रांच कौन सी है करंट, मास्टर। अब मैं यहाँ पे खड़ा होके एक और ब्रांच बना रहा हूँ, मैंने कहा गेट ब्रांच वर्जन 2, इंटर कर दिया। अच्छा ये जो मैंने अभी कमांड चलाई ना, तो जिस ब्रांच पे आप खड़े हुए, मैं किस पे खड़ा हुआ था, ये उसका क्लोन करेगी, उसका क्लोन करेगी और फिर वर्जन 2 बनाएगी, सही है। अब मैंने देखा मैं किस ब्रांच पे खड़ा हुआ हूँ, अभी तक मैं मास्टर पे ही हूँ। मुझे अगर वर्जन 2 में जाना है तो कैसे जाऊंगा, गेट चेकआउट वर्जन 2, इसमें आ गया मैं वर्जन 2 में, इसमें भी हेडर नहीं, तो हेडर का काम किसमें, वर्जन 1 में, ठीक है। अब मैं वर्जन 1 पे जिस बंदे ने काम किया होगा ना, मैं उसको बोलूंगा भाई अपना कोड मास्टर में मर्ज कर दो, ताकि वर्जन 2 के पास भी वो आ जाए और फिर वो फूटर पे काम कर सके, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अभी मैं किस में खड़ा हूं, अच्छा ये कमांड से ना जब भी मुश्किल है बंदा भूल जाता है कि मैं किस में खड़ा हूं, चेक करना पड़ता है बार बार। और अगर आप GUI की बात करें ऊपर ही लिखा हुआ आ रहा होता है कि आप इसमें खड़े हो अभी, ठीक है भाई। तो अब मैं किस में आ गया, देखिए दोबारा भूल गया मैं, वर्जन 2 में। तो मुझे पहले जाना होगा मास्टर में और वर्जन 1 को मास्टर में मर्ज करना होगा, कैसे, गेट मर्ज वर्जन 1, ठीक है भाई, मर्ज हो गया। इसने बता भी दिया कि 1 फाइल चेंज हुई थी और 1 लाइन डिलीट हुई है या 5 इंसर्शन हुई हुई इसमें। तो आपने यहाँ पे आके देखा तो अब इसमें भी हेडर आ गया, किसमें आ गया हेडर, मास्टर में। मास्टर देखिए सबसे मेन है, मैंने कहा ना मेन, वैसे तो किसी भी में भी कर दें आप, कोई मसला नहीं है। अच्छा चले अभी मैं किस में खड़ा हुआ, मास्टर में। मैं आ गया गेट चेकआउट वर्जन 2 में, इसमें होगा हेडर, नहीं है ना, इसमें क्यों होगा, वो तो वर्जन 1 में था ना, तो सर वर्जन 1 के तो क्लोन किया था। वो तो मास्टर में किया है। वर्जन 1 का क्लोन किस में किया, मास्टर में। वर्जन 2 को हमने अभी कुछ भी नहीं किया। अगर मैं चाहता हूँ वर्जन 1 वाला जो कोड है वो इसमें भी मर्ज हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, गेट मर्ज वर्जन 1, अच्छा मर्जर लिख दिया मैंने, गेट मर्ज वर्जन 1, ठीक है। अब वर्जन 1 का कोड वर्जन 2 में भी आ गया, ठीक है। ये दो ब्रांच भी आपस में मर्ज हो गए, क्लियर है भाई, मर्जिंग समझ में आ गई, एक ब्रांच दूसरी में मर्ज हो रही है, चाहे वो कोई भी हो, मास्टर हो, वर्जन 1 हो, वर्जन 2 हो, जो भी हो, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच में मर्ज हो सकती है। यहां तक काफी है। अब हम जितना कुछ है सारा ये लेके जाएंगे गिटहब के ऊपर, कैसे, गेट ऐड ओरिजिन। ओरिजिन समझे ये एक वेरिएबल नेम है, क्या है, वेरिएबल नेम। वेरिएबल पता है सबको क्या होता है,
कांस्टेंट या टैग है, ठीक है, टैग समझ लें कि भाई एक मैं इसमें क्लाउड ऐड करने जा रहा हूं। क्या ऐड करने जा रहा हूं? क्लाउड। और क्लाउड का नेम क्या है? ओरिजिन। क्लाउड का नेम मैंने क्या रखा? ओरिजिन। और ओरिजिन के बाद अच्छा गिट ऐड से पहले ना गिट रिमोट आएगा, गिट रिमोट ऐड, क्योंकि ऐड तो फाइल ऐड करने के लिए होता है। रिमोट क्या होता है कि ऑल क्लाउड, रिमोट का मतलब यही है ना, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। और ओरिजिन के बाद आएगा आपकी रेपोजिटरी का यूआरएल। वो कहां से उठाएंगे? गिटहब पे गए, ऊपर नजर आ रहा है, इसको कर लिया आपने कॉपी, और ओरिजिन के बाद आके इसको कर दिया आपने पेस्ट। ठीक है भाई, ऐड हो गया। अच्छा पता कैसे चलेगा कि भाई रिमोट ऐड हो गया या नहीं हो गया? गेट रिमोट डैश वी, तो ये देखिए दिखा रहा है कि यार आपकी ओरिजिन नाम का एक रिमोट ऐड हुआ है जिसका यूआरएल जो है वो ये है। क्लियर है? जहां से आप फेच भी कर सकते हैं और जहां पे आप पुश भी कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? कैसे करूं भाई? रिमूव करना पड़ेगा उसके लिए पहले। गेट रिमोट, रिमूव का क्या है इसमें? आरएम है शायद, आरएम ओरिजिन। आरएम का मतलब रिमूव होता है, सही है? रिमूव हो गया होगा। अब ये -v करते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा मैंने आपको क्या बोला? गिटहब की रेपोजिटरी आप यहाँ पे अपनी लोकल गिटहब की रेपो में ऐड कर रहे हैं, क्लाउड ऐड कर रहे हैं कि भाई जब मैं अपना कोड पुश करूंगा वो इस लोकेशन पे चले जाए। तो कैसे होता है? गेट रिमोट ऐड ओरिजिन क्या है? क्लाउड का नेम। क्योंकि हो सकता है मेरी एक रेपो 5 क्लाउड पे जा रही हो, गिटहब पे भी जा रही हो, गिटलैब पे भी जा रही हो, बिटबकेट पे भी जा रही हो। ऐसा होगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि मेरा एक रेपो 4 रेपो के अंदर जा रहा हो, तो फिर मैं ओरिजिन, ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, ओरिजिन 3 इस तरह नाम रख सकता हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये वो वाला नाम है, ये नाम इसलिए यूज होता है। और ओरिजिन को मैं वैल्यू क्या दूंगा? सर वैसे ओरिजिन की जगह नाम कुछ और लिख दे, मसला नहीं है। जैसे मैंने इसको बोला क्लाउड, ठीक है, ये मैं इसको मैंने बोल दिया मेरा क्लाउड, ठीक है, और वहां पे हमने जाके कॉपी किया यूआरएल और उसमें पेस्ट कर दिया और इंटर कर दिया। ठीक है भाई, ऐड हो गया। देखने के लिए गेट रिमोट डैश वी, अच्छा क्या था? अच्छा रिमूव लिख दिया मैंने, रिमोट था ना, रिमोट -v। तो देखिए मेरा क्लाउड के नाम से एक ऐड हुआ है यूआरएल और सामने आपको नजर आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है भाई यहां तक? अच्छा अब आपने जितना भी चेंजेस किए वो सारी भेजने के लिए गिटहब पे अब आप क्या कमांड यूज करेंगे? सबसे पहले तो आप देखिए किस ब्रांच में खड़े हैं आप। मैं भी खड़ा हूं किसमें? वर्जन 2 में। तो अब अगर आप यहाँ पे खड़े होके भेजेंगे ना तो गिटहब पे सिर्फ वर्जन 2 जाएगा। ठीक है भाई, तो भेजने के लिए क्या करें? गेट पुश। अच्छा पुश का मतलब होता है अपना कोड किसी क्लाउड पे पुश करना, क्योंकि क्लाउड हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। और आगे हमें लिखना है अपने क्लाउड का नेम। क्या नेम लिखा था मैंने? मेरा डैश क्लाउड, ऐसा ही है। और आपको आगे बताना है आपकी ब्रांच का नेम। अगर नहीं भी बताएंगे तो मेरे ख्याल से खैर है। तो मैंने एंटर किया, बताना पड़ेगा। अच्छा पुश -u आ जाएगा। यू में हम इसको क्लाउड बता रहे हैं और अब ये अब भी नहीं जाने दे रहा। चलो मेरा क्लाउड, और हमारी जो ब्रांच नेम क्या था हमारा? वर्जन 2, वर्जन 2। ठीक है, ब्रांच नेम नहीं दिया था मैंने। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं? नॉट फाउंड, क्यों भाई? अच्छा हो सकता है क्रेडेंशियल ऐड की हुई हो पहले से इस पीसी में, क्योंकि जैन भाई ने लास्ट क्लास में ऐड की थी। तो अब ये इस यूआरएल को जैन भाई की गिटहब पे जाके ढूंढ रहा होगा और वहां पे इसको नहीं मिला, तो इसने क्या बोल दिया? रेपोजिटरी नॉट फाउंड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? जैन भाई की क्रेडेंशियल्स को यहाँ से रिमूव करूंगा। किस में जाना है? मैनेज वेब क्रेडेंशियल्स। विंडोज होगा, वेब होगा? विंडोज होगा ना। और ये आ गया गिट, सही है। तो यहाँ पे देखें, बल्कि जैन भाई की ने 7 भाई की दोबारा ऐड हो गई, तो यहाँ से रिमूव कर देते। रिमूव कर दिया, सही है भाई। और दोबारा से आके हमने सेम कमांड चलाई, गिट पुश
डैश यू मेरा क्लाउड वर्जन 2। मेरा क्लाउड क्या था? क्लाउड का नेम जिसमें वो यूआरएल रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैं बार बार इतना बड़ा यूआरएल दूंगा, इससे अच्छा मैंने उसमें वहां पे सेव कर दिया मेरा क्लाउड के नेम से। और ये वी डैश अंडरस्कोर 2 का क्या है? ये ब्रांच है। ठीक है, मैंने इंटर करा, अब ये मुझसे लॉगिन मांगेगा कि भाई लॉगिन करो। ये यू क्या है? यू क्लाउड बताने के लिए कि इस क्लाउड पे जा रहा है। ये पहली अच्छा। दफा जब आप पुश करेंगे तो आपको लाजमी देना पड़ेगा। हाँ, उसके तो बाद आप गिट पुश करेंगे तो डायरेक्ट क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा इसी क्लाउड पे भेज रहा है बार बार। ये तो फिर सिक्योरिटी पर्पस बेकार नहीं हो गया? क्या आपका अपना पीसी है ना, जब तक आप तो किसी और के तो फिर आप अपने क्रेडेंशियल्स हटाओगे अगर किसी और का यूज करोगे तो। साइन इन विद योर ब्राउजर, ब्राउजर पे जाके आपको अपने गिटहब अकाउंट से इसको साइन इन कर लेना है। ये जो मैंने अभी वेब क्रेडेंशियल्स हटाई ना, तो किसी और के पीसी पे अगर करे तो उसको हटा दिया करें। क्या बोल रहा है ये? अच्छा, इसने कर दिया है, इसने ऑटो कर दिया है। और यहाँ पे इसने देखे दिखा भी दिया है कि आपका जो कोड है वो जा चुका है। अगर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे रीलोड करें तो हमारा कोड आ गया। और यहाँ पे ब्रांच नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? इसको ओपन किया, V1 का है, मास्टर का है, सिर्फ एक ही ब्रांच आ रही है V2। क्यों? पुश नहीं किया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ यार V1 भी चली जाए और मास्टर भी चली जाए, क्या करूं? CLS किस ब्रांच में खड़ा हूं अभी? V2 में। अब मैं जा रहा हूँ गेट चेकआउट V_1 और यहाँ पे दोबारा से मैंने सेम कमांड चलाई और यहाँ पे लिख दिया मैंने V1। सेट है भाई? अब मैं वहां पे आके देखूं तो अच्छा चला गया ना। अपने कोड में आके देखूं तो यहाँ पे वर्जन 2 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे वर्जन 1 भी आ गया है। सर ऐसा कोई तरीका नहीं है दोनों एक साथ चले जाते हैं? ऐसा भी होता है लेकिन फिर वो थोड़ा और एडवांस जाएगा आपके लिए। अच्छा, अब मुझे मास्टर भी भेजनी है तो अब मैं किस में आऊंगा? गेट चेकआउट। क्योंकि सारी ब्रांचों पे आप कोई काम कर रहा हो, अभी तो मेरा एक पीसी जब भी मैं सारी भेज रहा हूँ, ये टीम वर्क हो रहा है। वर्जन 1 पे कोई और काम कर रहा है, वर्जन 2 पे कोई और काम कर रहा है। अभी तो मेरे पास पीसी एक है, वरना मुझे 10 पीसी लगाना पड़ जाएगा यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से सारी ब्रांचें मैं ही पुश कर रहा हूँ। अगर ये 10 बंदे काम कर रहे होंगे तो 10 बंदे एक एक अपनी अपनी ब्रांच पुश करेंगे बस। समझ में आ रही बात? तो अब मैं आ गया गिट चेकआउट मास्टर और वही सेम कमांड से मास्टर को भी गिटहब पे पुश कर दिया। ठीक है भाई, ये आ गई आपकी तीनों ब्रांच आ गई, V2 मास्टर और V1। क्लियर है भाई? ये थे ये चीज। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी आपको चीज नजर आ रही है, क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट फॉर मास्टर। तो ये पुल रिक्वेस्ट एक टॉपिक है हमारा, इंशाल्लाह फिर कभी पढ़ेंगे। सही है? पूछो पूछो। देखिए मर्ज कैसे करेंगे। मर्ज के लिए ना पुल रिक्वेस्ट बनती है, पुल रिक्वेस्ट बनती है और फिर उसके बाद बता दूं ये भी मेरा भी यही सवाल था। काफी है। अच्छा, वैसे यहाँ पे भी ऑप्शन है ना मर्ज का, जैसे मैं, लेकिन मर्ज के लिए बनानी पुल रिक्वेस्ट ही पड़ेगी, उसके बगैर नहीं होगा ये। ठीक है, तो पुल रिक्वेस्ट बतानी पड़ेगी आपको, जब जाके यहाँ पे मर्ज हो सकेगा, वरना नहीं। वरना जैसे लोकली आप मर्ज कर रहे हैं ना, वैसे ही करना पड़ेगा। तो चले, मर्ज अगर आपको करना है, अब प्रोजेक्ट मैनेजर हूं मैं, कौन काम कर रहा है? प्रोजेक्ट मैनेजर। और प्रोजेक्ट मैनेजर को पता है कि भाई मेरी गिटहब की रेपो पे सारी ब्रांचें आ गई हैं, 10 बंदों ने काम किया था और 10 बंदों की 10 ब्रांचें मेरे पास आ गई हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा? ये जो गिटहब की रेपो है इसको अपने कंप्यूटर में क्लोन करेगा। चले मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बता दूं आपको करके क्या करेगा। समझे, ये पीसी अब जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का है। बंद कर दिया, सब बंद करना है मुझे, बंद कर दिया ये भी। और इस सारे कोड को हम क्या कर रहे हैं? डिलीट। ठीक है, टीम ने पूरा काम कर दिया। अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, मैं क्या करूंगा? गिटहब पे आऊंगा, मैं देखूंगा हाँ भाई सबका काम आ गया है यहाँ पे।
मैं क्या करूंगा भाई, इसके कोड में गया, यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया इसके यूआरएल को। अच्छा, जो जो काम कर रहे हैं ना, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे वो कोई टीम का बंदा हो, उसको कोलैबोरेटर में ऐड होना जरूरी है, वरना वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। सीएमडी में गया मैं। अच्छा, आउटसाइड द फोल्डर बना ले, वरना ये एक और फोल्डर का नेम बना देगा। चले खैर है, उसका मसला नहीं है। सीएमडी मैंने कहा भाई गेट क्लोन। गेट क्लोन क्या करेगा, जो आप यूआरएल देंगे ना इसको, वो पूरी रेपो उठा के आपके सिस्टम में ले आएगा। ये मैंने इसको यूआरएल दिया, मैंने इंटर किया, देखें भाई इसने डन किया। देखें इसने तेरे ऐप नाम से यहाँ पे फोल्डर बना दिया और इसमें मेरी सारी फाइल दोबारा आ गई। मैं कौन हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर। मैंने अब सीएमडी खोला, मैंने देखा कि यहाँ पे क्या क्या ब्रांचेस हैं, इंटर किया, लेकिन मेरे पास आई सिर्फ वर्जन 2। वर्जन 2 क्यों आई, क्योंकि मेरी जो मेन ब्रांच है ना, जो सबसे पहले ब्रांच यहाँ पे आई है, वो कौन सी थी, V2, तो इस वजह से ये V2 को उठा के लाया। अच्छा, अगर मुझे सारी ब्रांचें उठानी है, क्या है देन, फैच, गिट फैच। तो ये क्या करेगा, मेरे ख्याल गिट में जितना भी कुछ पड़ा हुआ है वो सारा उठा के ले आएगा। नहीं, गिट फैच नहीं ला रहा, गिट पुल। अच्छा, एक गिट पुल होता है। क्लोन तो वो होता है कि जो आपकी करंट ब्रांच पड़ी हुई है उसको उठाया और आपके पीसी में लाके दे दिया। एक गुड गिट पुल भी होता है। हाँ, गट लिख दिया। चलो, एक और चीज है, आपने देखा गट हब करके एक बंदे ने डोमेन लिया हुआ है और स्पेलिंग गलत कर दी उसकी, ताकि लोग सर्च करें। तो गिट पुल क्या करता है कि अगर आपने मैनुअली कोई ब्रांच पुल करवानी है, तो आप क्या करेंगे, गिट पुल और ब्रांच का नाम। तो मैंने कहा भाई गिट पुल वर्जन 1 को पुल कर लो। क्या बोल रहा है ये, could not read from remote repository। अच्छा, गिट पुल सिर्फ लिखूं मैं डायरेक्ट, ओरिजिन V1 ओरिजिन देना। ऑलरेडी अप टू डेट। ओरिजिन तो उसके नहीं होता है ना। अच्छा चले, गिट पुल हमारे क्लाउड का नाम, मेरा क्लाउड था तेरा क्लाउड था, मेरा क्लाउड V1। मेरा क्लाउड डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे तो वो नहीं होगा ना, क्योंकि हमने उसको उड़ा दिया था। बल्कि अब तो उसको खुद ऑटो ऐड हो जाना चाहिए। गेट क्या था, रिमोट, हाँ ये तो आ गया है। अच्छा जी, तो ये कमांड हम एक काम करते हैं, गेट पुल ऑल ब्रांचेस। सही है। क्या सर्च किया, हाउ डू आई फैच ऑल गेट ब्रांचेस। क्या बता रहा है देखते हैं भाई। अच्छा, इसमें क्या बता रहा है ये, गेट पुल डैश डैश ऑल कर दो या गेट फैच डैश डैश ऑल कर दो। सही है। तो हम क्या करते हैं, CLS गेट पुल डैश डैश ऑल। सेट है भाई, देखते हैं क्या करता है। अच्छा, ऑलरेडी अप टू डेट बोल रहा है ये। गेट ब्रांच नहीं, गेट फैच ट्राई करते हैं, गेट फैच डैश डैश ऑल। अच्छा, इसने कुछ करा होगा यकीनन, नहीं करा भाई इसने भी। अच्छा, तीसरा भी क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, गेट ब्रांच आर कंप्लीट। ये तो बड़ी एडवांस चीज बता रहा है। गेट पुल ऑल हो गया। VS कोड पे जाएंगे ना तो फिर वो GUI आ जाएगा हमारे पास, वो तो आसान है, कमांड लाइन से करना है ना। अच्छा, ये देखिए रिमोट ब्रांचेस दिखा देगा ये हमें, सारी दिखा रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से गिट चेकआउट मानना होगा हमें, चेकआउट वर्जन 1। हाँ, गिट चेकआउट से करा इसने काम। ठीक है भाई, सिंपल था, शुरू में गिट चेकआउट मार देते। एक काम करते चले, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, दोबारा से पूरे प्रोजेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, डिलीट। सेट है भाई। दोबारा से मैं इस रेपो पे आया, मैंने इसका URL कॉपी किया और CMD में आके CMD और गेट क्लोन कर दिया और URL को पेस्ट कर दिया। सही है भाई। अच्छा देखिए, इसने क्लोन कर दिया और CMD को बंद कर देना, कभी आप यहीं पर ही शुरू हो जाए। बंद करके फोल्डर के अंदर आके अब आपने काम करना है सारा। दोबारा यहाँ पे अंदर आके CMD खोला और अब यहाँ पे आपने लिखा गिट ब्रांच
इसमें एक ही आ रही है, तो मैंने कहा भाई मेरे पास दूसरी भी है, गेट चेकआउट वर्जन 1। ठीक है, मेरे पास वर्जन 1 भी आ गई। मैंने कहा भाई गेट चेकआउट मास्टर, सर जैसे अगर बंदा मेरे पास मास्टर भी आ गई। सही है भाई। सर जैसे बंदा अगर 10 या 12 अलग अलग पे काम कर रहा हो, हाँ तो के पास अगर ये आ गया तो फिर ऐसा नहीं है कि एक ही करे और सारी आ जाए। सारी आ जाएंगी, फिर भी क्या कर लोगे, जाना तो पड़ेगा सब पे कोड मर्ज करने के लिए। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम तो लगेगा ना, अगर जादू से सारा मर्ज हो जाए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखें, आपको स्पेसिफिक एक ब्रांच चाहिए होगी, जब आप अपनी ब्रांच निकालोगे तो मास्टर से निकालोगे, ये नहीं कि आप दूसरे के काम के अंदर घुसोगे। सरगोश के काम के अंदर मैं निकालूंगा, मैं हमेशा मास्टर से निकालूंगा अपनी ब्रांच, अगर कोई निकालूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, ये प्रोजेक्ट मैनेजर था तो इसको सब में जाना पड़ रहा है। डेवलपर होता तो वो सब में नहीं जाता, वो तो एक ही में जाता मास्टर में, और उससे कोड निकालता। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ही यही है कि सबके कोड को मैनेज करना। अच्छा, अगर वो नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? मास्टर बनाने का या मेन बनाने का एक मकसद होता है कि मैं अगर डेवलपर हूँ, सरबॉस अगर मैनेजर है, तो उनके पास राइट्स हैं कि वो मास्टर के अंदर जो है ना, मेरे पास राइट्स नहीं होंगे कि मैं मास्टर के अंदर जाके पुश कर सकूंगा। सही है ना? मैं अपनी ब्रांच के अंदर एक पीआर बनाऊंगा मास्टर के ऊपर, ठीक है ना? मेरे पास राइट नहीं है कि मैं उसके ऊपर छेड़छाड़ कर सकता हूँ, ठीक है ना? वो प्रोटेक्टेड एक तरीके से कर देंगे। अब उनके पास राइट्स हैं कि वो उसके ऊपर पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास राइट नहीं है। अच्छा, अभी तो सारी ब्रांच हमारी जो है ना वो प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से गिटहब का ये प्रोटेक्टेड ब्रांच वाला फीचर जो है ना वो पेड है। ठीक है, तो इस वजह से हम, जो बड़े लेवल की कंपनी होती है तो वो खरीदती है, वरना हम लोग जब आपस में काम करेंगे तो हमें एज्यूम करना है कि भाई मास्टर प्रोटेक्टेड है, हमें इस पर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, वैसे वो होगी नहीं। सही भाई, काम हमेशा कैसे करना। अच्छा, ये प्रोजेक्ट मैनेजर था, इसने सारी ब्रांचें ली। सही है, सारी ब्रांचें ली इसने, और सारी ब्रांचें मर्ज कर दी किसमें? मास्टर में, और उसको वापसी पुश कर दिया कोड को। सही है, तो 10 बंदों का काम मर्ज हुआ मास्टर में। अब मास्टर जो है वो अपडेटेड होके पुश होगा ये दोबारा। अब प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं, कोई 11वां बंदा शुरू कर रहा है काम, तो वो कहां से उठाएगा? वो कोड उठाएगा मास्टर से, अपनी नई ब्रांच बनाएगा और काम करके दोबारा पुश कर देगा। प्रोजेक्ट मैनेजर दोबारा जाएगा, उसकी वाली ब्रांच उठाएगा और मास्टर में मर्ज कर देगा। ये काम होगा टीम वर्क। अभी मर्ज नहीं किया ना हमने, मर्ज अभी कुछ है ही नहीं ऐसा कि जो मर्ज करे। ठीक है। अच्छा, आप जहन में एक चीज जो आपको बता रहे थे वो क्या थी, कन्फ्लिक्ट वाली ना। उसमें क्या था कि यार दो बंदों ने सेम लाइन में काम कर दिया। अब जैसे index.html के अंदर लाइन नंबर 10 में मैंने एक डिव बनाया, उसका क्लास रख दिया हेडर। अब जो दूसरा बंदा था उसने भी लाइन नंबर 10 में अपना काम कर दिया और वहां पे फूटर बना दिया। तो अब जब वो दो ब्रांच आपस में मर्ज होंगी ना, तो अब आ जाएगा कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो अब कन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो फिर गिट बोलेगा भाई पहले इसको रिजॉल्व करो, कौन सा कोड रखना है कौन सा हटाना है, इसको रिजॉल्व करो, फिर पुश करो, फिर मर्ज करो। तो ये रिजॉल्व कैसे होगा? ये रिजॉल्व होगा आपस में कम्युनिकेट करके कि भाई वो दोनों बंदे सामने आ जाएंगे। अब बोलेंगे भाई तुमने क्या किया और तुमने क्या किया। वो बोलेगा भाई मैंने ये किया, वो बोलेगा मैंने ये किया है। तो मैं क्या करूंगा, जो फुटर वाला काम था उसको लाइन नंबर 13 में ले जाऊंगा, और जो हेडर वाला काम था उसको मैं लाइन नंबर 10 में ही रहने दूंगा। इस तरह दोनों से कम्युनिकेट करके कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया और अब ब्रांच मर्ज हो गई। ठीक है, तो आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया गिट, तो यहीं पर ही रखते हैं इसको, वरना चीज़ें तो अभी इतनी सारी हैं। मैंने आपको बताया कि इसी में महीना गुजर जाए। ठीक है भाई, सेट है। कमांड्स लिख देते हैं सारी जो जो हमने यूज़ किए। गिट कन्फिग के बाद क्या यूज़ किए? गिट ब्रांच, ये क्या करती है? शो ऑल ब्रांचेस। सही है भाई। गेट ब्रांच, ब्रांच नेम, इसको इस तरह लिख दो ब्रैकेट में, याद रहेगा, या ब्रैकेट ही डाल दोगे? ये किस लिए? फॉर क्रिएटिंग न्यू ब्रांच। सेट है। अच्छा जी, नई ब्रांच बन गई। और इसके अलावा अगर आपने किसी ब्रांच में जाना है तो गेट, अच्छा चले खैर है,
क्या हो जाता है? हाइफन अगर बी लगाएंगे ना इसके साथ तो ब्रांच भी बन जाएगी और चेकआउट भी हो जाएगा, जो अगर आप ब्रांच सही। देंगे। तो एक और कमांड है भाई, हाइफन बी लगाएंगे और ब्रांच नेम लिखेंगे तो ब्रांच भी बनाएगा और उसमें चेकआउट भी कर देगा, दोनों काम एक साथ। 2 लाइन लेकिन का चले काम एक वो लाइन में कर देगा। खैर है, बाद में करिएगा, उतना दिमाग पे जोर ना दे अभी। गेट चेकआउट और ब्रांच नेम, ये क्या करेगा? इस ब्रांच पे ले जाएगा आपको, स्विच टू दिस ब्रांच। सही है भाई। और क्या था इसका? मर्ज का, गेट मर्ज और ब्रांच नेम, ये क्या करेगा? इनटू मास्टर, मर्ज दिस ब्रांच इनटू करंट ब्रांच, इनटू करंट। सही है, समझ में आ रहा है सब? ठीक है भाई, तो ये कमांड थी जो हमने देखी। इसके अलावा भी हजारों कमांड थे गिटहब की। कितनी? अच्छा पुश बाकी है। चलो रिमोट, पहले रिमोट डाल देते हैं, गिट रिमोट ऐड। अच्छा वैसे इसका जो स्टैंडर्ड नेम होता है ना, वो क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन और आपका यूआरएल, रेपो यूआरएल, रेपो यूआरएल। सही है, समझ जाएंगे। अगर आपने देखना है कि ओरिजिन ऐड हुआ या नहीं, तो गिट रिमोट डैश वी, सी ऑल रिमोट। ठीक है, ये जो जो ऐड हुआ है। अच्छा जी, 14 पे क्या है? गेट पुश यू के बाद आप लिखेंगे ओरिजिन, जो भी क्लाउड का नाम आपने दिया, क्या दिया था? ओरिजिन। और उसके बाद आप लिखेंगे ब्रांच नेम। तो ये ब्रांच जो है आपकी गिट पे चली जाएगी। सेट है भाई ये? तो ये हमने यहाँ से उठाई। वैसे ये मैंने बिला वजह लिखी, आपको गूगल बता देता ये सारी। खैर है, चलो यहाँ पे हम इसने क्रिएट किया मटेरियल, और हमने क्या कहा इसको? गेट, इसको बोल देते हैं बेसिक गिट कमांड। सही है। चलो ये टॉपिक क्रिएट कर देते हैं, गिट। अच्छा जब देखें आप सर्च करें गिट कमांड्स लिख के, तो आपको हजारों कमांड्स मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? देखें ये गिट की कमांड है। ठीक है, ये भी पूरी नहीं होंगी, अभी कम होंगी। ठीक है, तो ये पढ़नी है आपको आगे जाके। अब देखिए इसमें टॉपिक बता दूं, इसमें से हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया। हमने सेटअप पढ़ लिया, हमने स्टार्टअप प्रोजेक्ट पढ़ लिया, हमने मेगा चेंज पढ़ लिया, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, चेकआउट वगैरह, हमने ब्रांचेस पढ़ लिया, हमने मर्जिंग पढ़ लिया, हमने रिबेसिंग नहीं पढ़ा, हमने अनडूइंग नहीं पढ़ा, हमने स्टेशिंग नहीं पढ़ा, हमने रिव्यू नहीं पढ़ा, हमने सिंक्रोनाइजिंग नहीं पढ़ा, हमने चेरी पिक नहीं पढ़ा। इसके बाद चेरी पिक भी है, इसके बाद स्टैश तो आ गया, इसके बाद स्टेज भी है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी है इसके बाद ना, पुल रिक्वेस्ट भी है, सब है। तो वो जो है ना सारा आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते रहेंगे। गिट का फाउंडर जो है ना, वो आपको मैं नहीं, वो आपको कौन बताएगा? गूगल बताएगा। ये है भाई लिनस टॉरवल्ड्स। ठीक है भाई, ये फाउंडर है, 2005 में इसने बनाया। शुरू करें अब जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का फाउंडर कौन है? ब्रेंडन ईच शायद, यही है। ये है भाई, जावास्क्रिप्ट इसने बनाई है। Brendan Eich is an American computer programmer and technology executive. He created the JavaScript programming language. सही है। ये जिंदा, हाँ शायद जिंदा है, जिंदा है। इतना पुराना नहीं है, 1961 का है, 62 इयर्स का है। क्यों भाई? अच्छा जी, तो जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट interpreted or just in time compiled programming language with first class functions। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा, कौन बताएगा? ये तो हाई लेवल की बात नहीं करो ना, मैं मुझे तो पता ही नहीं है कुछ। ऐसी बात करो जिससे हर किसी को पता चल जाए कि जावास्क्रिप्ट ये।
किसमें? HTML से आपने स्ट्रक्चर बनाया वेब का, CSS से उसमें स्टाइल दी, जावास्क्रिप्ट से फंक्शनैलिटी ऐड होगी, किसी और चीज से नहीं हो सकती फंक्शनैलिटी ऐड, हो जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट आप बोले कि यार देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी था आपके सामने, फिर भी आपने जवाब नहीं दिया, क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चले दे दिया। अच्छा अब सवाल ये बनता है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? क्या हो? वो जो हम कंप्यूटर को फीड करते हैं, कंप्यूटर को हम बताते हैं कि क्या करना है, तो फिर वो जो भी हम उसको बताते हैं तो उसका आउटपुट देता है, मतलब ऐसा है। तो लेकिन सवाल ये बनता है, अच्छा पहले मेरे ख्याल से सब थोड़ा जाग जाएं ताकि अच्छे समझ में आ जाए, क्या ख्याल है? तो स्टार्ट करते हैं। 10 अभी भी सो रहा है यार, सब सही नहीं। ये कौन सा? थोड़ा सा सही से करें और थोड़ा एक्टिव होके बैठे। ये सीट पे ना ये वाला बैठने वाला स्टाइल खत्म कर दे, ऐसे लीड आ जाती है। तो दोबारा शुरू करेंगे। 10 ठीक है, दूसरी वाली भी कर ले, जबरदस्ती की हंसी। क्या कह रहे हैं? पता नहीं भाई, हंसना अच्छी चीज है, बंदा एक्टिव होता है हंसने के बाद ना। अच्छा जी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि भाई जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि भाई क्या करना है। लेकिन सवाल ये बनता है, क्या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है? कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज होती है जो कि बाइनरी है। सही है भाई, आती है, किस किस को आती है? और 2-3 लोगों को आती है, हल्का फुल्का पता है, चले कन्वर्जन्स आता है, चलो गुड है, ठीक है भाई। अच्छा बाइनरी के अलावा किसी को क्या बोलते हैं उसको, नंबर्स आते हैं सारे, कन्वर्जन, चलो अच्छी बात है, बहुत हेल्प होती है इससे प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये चीज बात की है, लेकिन अभी की नहीं है। अभी जिसको नहीं आते वो घबराए नहीं कि यार ये क्या बात कर रहा हूँ मैं, ये तो आता ही नहीं है मुझे, पीछे रह जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो भाई कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी, जो कि 0 और 1 होती है, सिर्फ 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह चल के वो कंप्यूटर को समझाती है। सही। लेकिन अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, ये हमारी लैंग्वेज होती है, हम लिखते हैं अपनी जबान में, ठीक है। तो अब वो कंप्यूटर को कैसे समझाती है, बीच में इसके होता है ट्रांसलेटर, ठीक है भाई। ट्रांसलेटर क्या करता है कि जो कुछ भी हम लिखते हैं उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में और उसको समझाता है कि ये करो, और वो फिर कंप्यूटर हमें अपना आउटपुट देता है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसलेटर होता है, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है कंपाइलर, एक का नाम है कंपाइलर और दूसरे का नाम है इंटरप्रेटर। एक है कंपाइलर और एक है, ठीक है भाई, कोड को देखता है। और एक तीसरा भी है, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तीसरा पता है किसी को? क्या है? असेंबलर। ट्रांसपाइलर भी तो होता है, वो चौथा है। चलो सही है। अच्छा अब ये जो 2 ट्रांसलेटर हैं ये किस तरह के? कंपाइलर का तो सबको पता होता है कि क्या है। कंपाइलर क्या करता है कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितना भी कोड लिखा, वो सारा कोड उठाया उसने, सारा जितना भी फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, और उसको ट्रांसलेट किया और कंप्यूटर को दे दिया, ठीक है। ये कंपाइलर का काम है। इंटरप्रेटर का क्या काम है कि जितना भी कोड लिखा हुआ है उसको एक एक लाइन करके, जैसे लाइन नंबर 1 लिया, कंप्यूटर को दिया और आउटपुट दिया, लाइन नंबर 2 उठाया, कंप्यूटर को दिया, आउटपुट दिया। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चल रहा है और कंपाइलर सारे कोड को एक साथ उठा के कंप्यूटर को दे रहा है। सही है। अच्छा इसकी अगर हम बात करें कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे।
मैं अपनी खुद की पर्सनल एग्जांपल दूं कि मैं आई वेंट टू दुबई 10 years before, तो वहाँ जुम्मे का खुतबा हो रहा था, तो आफ्टर खुतबा अरबी में, तो पूरा खुतबा इंग्लिश में भी और उर्दू में भी ट्रांसलेट हो रहा था, वो कंपाइलर की एग्जांपल है। सही है भाई। तो ये अच्छी एग्जाम्पल है इसकी जो दी कि भाई मैं बता रहा हूँ ना, खबर तो कर जाओ। मिसाल के तौर पे जैन भाई है चाइनीज, सही है भाई, और मैं हूँ पाकिस्तानी। चलो अच्छा, अब जो है ना, अब जैन भाई की स्पीच चल रही है यहाँ पे क्लास में, जैन भाई अपनी जबान में लगे हुए हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, जो जो जैन भाई बोलते जा रहे हैं मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, ठीक है भाई। फौरन फौरन जैन भाई ने एक सेंटेंस कंप्लीट किया, मैंने आपको ट्रांसलेट किया और बता दिया, दूसरा सेंटेंस कंप्लीट किया, मैंने ट्रांसलेट किया, आपको बता दिया। तो ये काम है इंटरप्रेटर का, किसका, कि हाथ के हाथ भाई लाइन बाय लाइन चल रहा है वो। कंपाइलर क्या होता है कि यार जैन भाई ने सारा समझा दिया, मैंने फिर सारा नोट किया और एंड में एक साथ उसको ट्रांसलेट करके फिर आपको समझाया, बताया, ठीक है, ट्रांसलेट किया। ये क्या है, किसका काम है, कंपाइलर का। तो जावास्क्रिप्ट क्या यूज कर रही है, जावास्क्रिप्ट यूज कर रही है इंटरप्रेटर, ठीक है, लाइन बाय लाइन चल रही है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रही है कोड को। अगर एक लाइन में भी कोई मसला आ गया, इशू आ गया, एरर आ गया, तो वहीं पर ही रुक जाएगी, बोलेगी पहले इसको सॉल्व करो फिर मैं आगे जाऊंगी। सही है भाई। तो जावास्क्रिप्ट का समझ में आ गया कि भाई कौन सा इसमें ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर है। सही है। दूसरी चीज, एक और टाइप होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कौन सी भाई, एक होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट कौन सी है, जावास्क्रिप्ट है हाई लेवल। अब हाई लेवल का मतलब ये होता है कि जो हमारी जबान से करीब हो, ठीक है, मतलब जो जो हम अपनी जबान में लिख रहे हो, इंग्लिश में, यानी उर्दू में नहीं, कभी आप उर्दू में समझे, उर्दू में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हो, तो वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, कि जो कंप्यूटर की जबान के करीब हो, मतलब नेटिव जो पुरानी पुरानी जो लैंग्वेजेस है ना, मेरे ख्याल से जावा वगैरह ये सारी लो लेवल में आती है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट हाई लेवल है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम जावा स्क्रिप्ट की थोड़ी हिस्ट्री देखें, तो इसको बनाने वाला कौन है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, इसने कितने दिन में बनाया जावा स्क्रिप्ट को, 10 दिन में। कितने दिन में, और हमें पढ़ने में इसको 10 साल लगते हैं अगर सही से पढ़ी जाए, ठीक है। तो इसने बनाया 10 दिन में, इसको टास्क दिया गया था। अच्छा, 10 दिन में वैसे बनी नहीं, इसकी जो रियल हिस्ट्री है ना, इसने ज़्यादा टाइम लगाया इस बंदे ने, इसने तो पता नहीं कितना लगाया होगा, वो आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। हुआ ये कि भाई जावास्क्रिप्ट बना दी, जावास्क्रिप्ट आ गई मार्केट में, उसको यूज करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो अब हुआ ये कि यार अब हर कोई उसको अपने तरीके से यूज कर रहा है। जैसे पहले जमाने, मतलब शुरू से ही ब्राउजर चेंज आ रहे हैं हमारे पास, कि भाई मौजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम वगैरह, इस तरह पुराने ज़माने में कुछ और होते होंगे, नाम याद नहीं है मुझे। तो हर ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट अलग तरीके से सपोर्ट करती थी। जैसे गूगल क्रोम है तो वो बोलता है यार इस स्टैंडर्ड में मुझे जावास्क्रिप्ट चाहिए, और दूसरा मौजिला है तो वो बोलता है मुझे इस स्टैंडर्ड में जावास्क्रिप्ट चाहिए। तो जो डेवलपर होता था ना, उसको हर ब्राउज़र के हिसाब से अलग अलग काम करना होता था, जो कि बहुत ही मुश्किल था और टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता था। तो फिर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सबने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसका एक स्टैंडर्ड बना लें और हर कोई उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके काम करे, तो काम भी जल्दी होगा और सारे ब्राउज़र पे सिंगल कोड जो है वो सपोर्ट भी होगा। तो आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो अब इसको, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन बहुत था, टेक्नोलॉजी की बस रेस चल रही थी, तो अब डिसाइड किया भाई अब कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। तो उसने पता नहीं, इसमें हाँ एक कंपनी थी जिसका नाम था एक्मा, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन उसका नाम है। तो उसको दिया गया ये कोड कि भाई आप लो और आप इसको बनाओ स्टैंडर्ड। तो एक्मा ने जावास्क्रिप्ट का कोड लेके उसका एक स्टैंडर्ड बनाया और दे दिया मार्केट में कि भाई अब जब भी कोई जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखेगा वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए लिखेगा।
और वो स्टैंडर्ड जो है वो अभी तक चल रहा है, उसके वर्जन आते रहते हैं, एक्मा स्क्रिप्ट 1, एक्मा स्क्रिप्ट 2। अच्छा, जब उसका स्टैंडर्ड बन गया ना, अब जावा स्क्रिप्ट से इसके स्टैंडर्ड को नाम दे दिया गया एक्मा स्क्रिप्ट। ठीक है भाई, क्योंकि एक्मा ने इसका स्टैंडर्ड बनाया और इसको नाम इस वजह से एक्मा स्क्रिप्ट दे दिया गया। और फिर इसके वर्जन आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, 1 वर्जन 2, अब तो मेरे ख्याल से 1920 तक चल रहा होगा वर्जन इसका, मतलब 20 वर्जन तक आ गए होंगे इसके, हर साल में एक आता है। तो अच्छा, अब इसकी छोटी सी एग्जांपल वही वाली कि यार मैं आपको बोलूं कि भाई छुट्टी हो गई, सब निकल जाओ बाहर, और आप लोग यहाँ पे 10 दिन से बैठे हो क्लास में। अब आप क्या करोगे, ना चेयर देखोगे ना कुछ देखोगे, बल्कि गेट तोड़ के बाहर निकलोगे और सारे एक दूसरे को धक्का धुक्की करते हुए सीधा बाहर। ऐसा ही है भाई। तो इससे क्या होगा, बहुत नुकसान होगा और कोई भी बाहर नहीं निकल सकेगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक स्टैंडर्ड बना दूंगा। मैं बोलूंगा यार पहले आगे वाली लाइन उठ के जाएगी, लाइन बना के बाहर, तो सारे बिल्कुल आसानी से बाहर चले जाएंगे, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। तो स्टैंडर्ड से क्या होता है यार, प्रोसेस जो है ना वो आसान हो जाता है। तो सेम यही चीज एक्मा स्क्रिप्ट ने जावा स्क्रिप्ट को बहुत आसान करके बना दिया और एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई इस स्टैंडर्ड पे सबने काम करना है, और अभी तक हम उस स्टैंडर्ड पे काम करते हुए आ रहे हैं। सही है। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी। ठीक है, याद रखना आपको, आपके लिए जरूरी है। ठीक है, वैसे भूल जाते हैं लोग कि क्या था क्या नहीं। इंटरव्यू में पूछ लो कि एक्मा स्क्रिप्ट क्या है, मुझे पता नहीं, हमें तो जावा स्क्रिप्ट का पता है। यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, एक्मा, ये है भाई। अब पता नहीं अभी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है ऑर्गेनाइजेशन, करती तो होगी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसने अपनी स्क्रिप्ट बनाई। ठीक है, तो एक्मा स्क्रिप्ट आपसे पूछा जाए कभी भी कि एक्मा स्क्रिप्ट क्या है, तो आप बोलेंगे जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है भाई। ठीक है, मतलब कोडिंग पैटर्न दिया हुआ इसने बना के कि इस तरीके से हम कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में, और इसके डिफरेंट वर्जन आते रहते हैं। तो अगर हम इसको पूछें कि एक्मा स्क्रिप्ट का वर्जन क्या चल रहा है, करंट वर्जन 2023 के, अच्छा ये ईयर के हिसाब से शायद अब चल रहा है, और वैसे 14 चल रहा है। कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ जाएगा ना, देखिए ये बता रहा है। तो ये नीचे आ गए हम, तो 13 तक है, 14 आ गया है मेरे ख्याल से, 14 आ गया होगा, बल्कि 13 लास्ट आया हुआ है। तो ये कभी 1 साल में, कभी 2 साल में, कभी 3 साल में, इस तरह आया। देखें इतने टाइम पीरियड में इसका जो है ना वो नया वर्जन आ जाता है। क्लियर है भाई इंट्रो? तो अब शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, तो जावास्क्रिप्ट की बुक आपको चाहिए होगी तो आप जाएंगे किसमें, github.com/ghausahmed/books, जावास्क्रिप्ट की बुक उठा लेंगे आप यहाँ से। कौन सी वाली है, सबसे टॉप पे आ रही है स्मार्टर वे टू लर्न javascript.pdf। ठीक है, इस पे आप जाके इसको कर लेंगे डाउनलोड। ठीक है जी, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो गई है, इसको हम ले जाते हैं अपने फोल्डर में, यहाँ से उठा के कट, और इसको हम रख देते हैं अपने इस फोल्डर में। ठीक है भाई, ये बुक है जिससे हम पढ़ेंगे, सबसे आसान बुक है, और चैप्टर भी इसके बहुत आसान आसान करके एग्जाम्पल्स भी दी हुई है, सब बताया हुआ है। ठीक है, ये इसके ऑथर है। इसके जो चैप्टर है वो है 89, और हमारा जो टारगेट होगा एक दिन में 3, 4, 5 चैप्टर इस तरह चलेंगे। सही है, 3, 4 या 5। तो पहला चैप्टर आज पढ़ लेते हैं, आज एक चैप्टर। सही है, ये खत्म हो जाएगी 3 महीने में इंशाल्लाह। तो जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कैसे करेंगे कि भाई आप जिस तरह आप लिंक लगाते, सबसे पहले तो एक फाइल बन जाएगी,
app.js, ऐप इसका स्टैंडर्ड नेम है, ठीक है। app.js की फाइल बना दी, या इसके अलावा जो भी आप नेम रख दें उसका फर्क नहीं पड़ेगा। index.html में इसको कनेक्ट करना है, तो आप हेड में भी कर सकते हैं स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में इसको देते हैं सोर्स src और फाइल का पाथ app.js। तो अभी तो यहाँ पे चल जाएगा हेड में, लेकिन इसका जो बेस्ट तरीका है वो क्या है कि आप इसको बॉडी के लास्ट में आके रखें। क्यों? क्योंकि जब आप जावास्क्रिप्ट में रहते हुए किसी HTML के एलिमेंट को टारगेट करेंगे तो वो नहीं मिलेगा अगर आपने ऊपर दी हुई होगी। तो इस वजह से इसका जो बेस्ट प्लेस है वो बॉडी के लास्ट में, यहाँ पे आप इसको प्लेस कर देंगे और यहाँ पे आप अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट की फाइल कभी भी बगैर ब्राउजर के नहीं चलेगी, तरीके हैं चलने के, वो फिर बात का काम है। अभी आपको चलाना है जावास्क्रिप्ट को, तो आपको एक HTML फाइल की जरूरत होगी। HTML फाइल के बगैर आप जावास्क्रिप्ट को नहीं चला सकते, क्योंकि मैंने इसको अब HTML में कनेक्ट कर दिया है। अब मैं चला रहा हूँ। पहली चीज इसमें पहला चैप्टर जो है ना वो अलर्ट है, कि यूजर को कोई अलर्ट मैसेज दिखाना हो, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अलर्ट, ये एक होता है मेथड। मेथड क्या होता है कि भाई ऐसी चीज जो आपने एक बार बना के रख दी, बाद में सिर्फ उसको यूज करना है। जैसे कि हमने एक लाइट लगाई, उसमें तार लगाया और बोर्ड लगा के रख दिया। नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है, सिर्फ बटन ऑन ऑफ करना है, लाइट ऑन ऑफ होगी, ठीक है। तो ये एक पूरा मेथड बन गया। तो सेम यही मेथड जावास्क्रिप्ट में होता है कि एक पहले से एक चीज रेडीमेड करके रख दी और आप उसको सिर्फ यूज करेंगे, कॉल करेंगे, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अलर्ट क्या करता है, यूजर को मैसेज दिखाता है, और इसमें आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी मैसेज लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं इसमें हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप इस फाइल को चलाएंगे, किस फोल्डर में पड़ा हुआ है हमारा काम, गिटहब में, गिटहब में था तेरे ऐप index.html, और ये आ गया ऊपर अलर्ट, ठीक है भाई। इजी है जावास्क्रिप्ट, तो इतना आसान है। हमने एक फाइल बनाई, अलर्ट लिखा और चल गई। तो आप देखें HTML से और CSS से दोनों से आसान है, सही है भाई। तो इसको पता चलेगा अभी आपको कितनी आसान है, सही है भाई। तो प्रैक्टिस जो है ना आपने डबल कर देनी है, टाइम डबल देना है। कोर्स में आने का मकसद जावास्क्रिप्ट, आप ऐसा कर ले कि जावास्क्रिप्ट इज माय एवरीथिंग, मुझे जावास्क्रिप्ट से प्यार है, सही है भाई। तो इस तरह करना है आपने ना, टी शर्ट वगैरह बना ले, स्टिकर चिपका ले मुंह पे, जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, और बोलते रहे 100 बार डेली जावास्क्रिप्ट पढ़े, जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, सही है भाई। तो इससे क्या होगा, आपको समझ आ जाएगा कि यार जावास्क्रिप्ट मुझे सीखनी है अच्छे से, सही है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज।